भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में कुंभ तैयारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त। 31 अक्टूबर तक काम होगा पूरा, पुलों का हो रहा है ऑडिट, घाटों का सौंदर्यीकरण। देहरादून में राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी के योगदान की सराहना की। फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर की विस्तृत चर्चा। अंकिता हत्याकांड में महापंचायत आयोजित, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी प्रतिक्रिया। कहा सभी सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कुंभ से जुड़े सभी कार्य 31 अक्टूबर तक हाल में पूरे किए जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और किसी भी फाइल विलंबित न रहने पर निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय होगी। सचिव पीडब्ल्यूडी 24 घंटे के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय केदारपुर में डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद ने अपने जीवन में हिमालय, पर्यावरण संरक्षण और सीमांत क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी। उनकी दूरदर्शी सोच आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर नित्यानंद के नाम से संचालित शोध के केंद्र विकास और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य रहा है। क्षेत्रों में पलायन और गिरती जनसंख्या चिंता का विषय है। देखिए, डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी। पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सबके काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है। विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बन सके, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत विस्तृत संबोधन हम सबके समक्ष हुआ। युवा मुख्यमंत्री आदर्श। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की मूल पहचान से समझौता करने की कोशिश की जा रही है। हाल के घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि विपक्ष किस दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे सामने आए थे और यदि विपक्ष सत्ता में आता तो उसी दिशा में कदम बढ़ाए जाते। गाय गोबर की जिस प्रकार से मामला सामने आया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। बहुत विस्तृत संबोधन हम सबके समक्ष हुआ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि और गीतकार प्रसून जोशी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रसून जोशी के साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना की है। जहां इस मौके पर दोनों के बीच उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत और राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि राज्य सरकार फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए उत्तराखंड को एक अनुकूल केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, आवश्यक नीतिगत सहयोग और सुविधाएं प्रदान कर रही है। देहरादून में गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल की अनदेखी जांच के दायरे में 2 आईपीएस अधिकारी नियमित वर्दी में पहुंचे। एक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वहीं दूसरे अधिकारी आईजी मुख्यालय को सौंपी। मामले की जांच डीजीपी दीपम सेठ ने मांगा स्पष्टीकरण। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, आईजी मुख्यालय में देहरादून गणतंत्र दिवस परेड प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई है। जांच के दायरे में 2 आईपीएस अधिकारी हैं। नियमित वर्दी में पहुंचे एक अधिकारी, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए दूसरे अधिकारी। आईजी मुख्यालय को सौंपी मामले की जांच। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, देहरादून गणतंत्र दिवस के मौके पर जांच के दायरे में 2 आईपीएस अधिकारी, नियमित वर्दी में पहुंचे एक अधिकारी, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए दूसरे अधिकारी। आईजी मुख्यालय को सौंपी गई इसकी। वहीं देहरादून गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल को लेकर जांच के दायरे में 2 आईपीएस अधिकारी, नियमित वर्दी में पहुंचे एक अधिकारी, वहीं दूसरे शामिल नहीं हुए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के साथ आयोजित महापंचायत को लेकर लगातार बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि पिछले दिनों प्रदेश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, सभी आंदोलन बहन के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और सीबीआई की जांच चल रही है। और जब कोई जांच चल रही होती है और पिछले दिनों जितने भी आंदोलन हुए, एक ही मांग को लेकर कि सीबीआई की जांच कराई जाए। राजू भाई, ये दरवाजा बदलवा लो। राजू भाई, ये दरवाजा बदलवा लो। नई संगठनात्मक रचना के बाद बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसमें पार्टी गतिविधियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सरकार उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श किया जाएगा, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सांगठनिक टीम गठबंधन के बाद जो है देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है और हमने तय किया उस दिन अपनी कोर टोली के साथ उनको एक बार हम बिठाएंगे। उनके लिए कुछ सुझाव हैं जो चुनाव की दिशा में बहुत लाभकारी होंगे। हम उस बैठक में जहां संगठन स्वरूप को नीचे तक ले जाने की और रचना को बल देंगे, वही हमने तय किया है कि आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर चुनाव की दिशा के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम स्वरूप की रचना भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस कार्यक्रम को तय करेंगे।
उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं चार धाम यात्रा की शुरुआत के लिए प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस बार चार धाम यात्रा में एक नया नवाचार लागू किया जाएगा। कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और पूरी जोर शोर से हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं सभी मिलकर के कुंभ को सफल बनाएं। काफी लोग उतरेंगे, यात्री आएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहां साधु संतों के लिए व्यवस्था की जाए और पूरी भूमि का उपयोग हो और निश्चित रूप में कोई लैप्सेस ना हो और ट्रेन की कनेक्टिविटी और प्लेन की कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से हो। उत्तराखंड सरकार ने घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उठाए कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य के घोड़े खच्चर मार्गों पर पिछले कुछ वर्षों में जानवरों की स्थिति में सुधार हुआ है। 2022 में 200 से अधिक मौतें दर्ज हुई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 50 रह गया है, जिनमें अधिकांश प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। सरकार ने डॉक्टरों की टीम, मॉनिटरिंग व्यवस्था, गर्म पानी और नियमित स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं शुरू की है। पशु क्रूरता करने वालों पर चालान और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। लगातार जो घोड़े खच्चरों की स्थिति है वो उसमें सुधार आया है। अगर आप 2022 में जहां पर 200 से ज्यादा मृत्यु हुई थी घोड़े खच्चरों की, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो इस साल जो है और पिछले साल जो है हमारे घोड़े खच्चरों की सिर्फ 50 घोड़ों की डेथ हुई, वो भी आपदा के कारण। जो वहाँ पर एक आपदा आई थी, कुछ घोड़ों की डेथ उस आपदा में हुई है। उत्तराखंड सरकार पशुओं की सेहत को लेके, उनके ऊपर कोई क्रूरता ना हो उसको लेके बहुत सख्त रही है। पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे खड़े करे हैं, चाहे वो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर अलग से तैनात करने की बात हो, चाहे वो मॉनिटरिंग टीम हो, चाहे वो गर्म पानी की व्यवस्था करना हो, चाहे वो चालान और एफआईआर के माध्यम से जो लोग क्रूरता कर रहे हैं उनको उनके ऊपर एफआईआर और चालान करने की बात हुई हो, और उसका असर हमको धरातल पे दिखा है। और इस बार भी मेरी जिला प्रशासन से 2 बार मीटिंग हो चुकी है। हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि हम फरवरी 3rd वीक से हम नए अपने कैंप्स, जो हम छोटे छोटे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जहाँ से घोड़े खच्चर आते हैं, हम उनको लगाना शुरू करेंगे। बीजेपी नेत्री मीरा रतूड़ी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त जांच होगी क्योंकि सीबीआई पे मामला चला गया और पहले भी एसआईटी ने जितना काम किया है उसके आधार पे 3 लोग अभी भी आजीवन सजा काट रहे हैं और आगे सीबीआई को जो भी मिलेगा, अगर कोई दोषी होगा तो वो दंडित जरूर होगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है।
कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि आगामी विस्त चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। इसके विपरीत पार्टी के कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल हो गया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में टिकट का बंटवारा कैसे होता है। निकालने की स्थिति में नहीं है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा, कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा ये गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है। अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इसको आधार बना करके टिकट दिया गया। ऋषिकेश में वन भूमि पर बने घरों को हटाने के मुद्दे को लेकर लोगों का विरोध जारी है। लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी और मकान बनाए हैं, इसीलिए हटाना उन्हें बेघर करना होगा। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह मुद्दा सांसद नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया। उन्होंने स्वयं लोगों से अपील की है कि कानून को हाथ में ना ले। इसके बारे में बहुत इस पर जानकारी देना चाह रहा हूँ। हमारी सरकार बहुत गंभीर है, माननीय धामी जी बहुत गंभीर है।
और सांसद के नाते महा त्रिवेंद्र जी ने केंद्रीय वन मंत्री से बात की है और खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने राज्यसभा के पटल पे अपना ये विषय उठाया। जहां तक मेरी बात है, 26 तारीख से लगातार जब ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने वहां के वन अधिकारियों से कहा कि आप ऐसा काम न करें जिससे जनता में माहौल खराब हो, और जब वहां पे इस स्थिति में वहां के क्षेत्र के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए बात कही, उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उसके बाद जो वहां पे कार्रवाई हुई, कानून व्यवस्था बची रहे, उसके लिए हमने लगातार माननीय जो धामी जी उनसे बात करके उस कार्रवाई को रुकाया। कर्णप्रयाग से बीजेपी के विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने पर सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि आगामी बजट सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा, जिस पर नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम सदन में बातचीत करते हैं और सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठाते हैं। तो 4 साल जनता को परेशान करते हैं, लास्ट में पोता पाती करते हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, क्योंकि मैं तो पहले भी विधायक रहा हूँ और कम से कम ऐसा नहीं है कि विधायक केवल चुनावी वर्ष में बजट खर्च करते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित ही जैसा सरकार बार बार कहती भी है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में हम लोग सत्र करेंगे, और इस बार मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इस बार सत्र हमारा मार्च में गैरसैंण भराड़ीसैंण में आहूत हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस मौजूदा बीजेपी सरकार की घेराबंदी को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन ने कांग्रेस छोड़ अन्य दलों के भी कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कर चुनावी रणनीति पर काम कराना शुरू कर दिया है, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और बीजेपी की सदस्यता दिलाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से जनता का आकर्षण बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया, जिस प्रकार से देश के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए उसमें अनेकों प्रावधान किए गए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो जाम लगता था, और वहां से नेपाली फार्म से और ढाल वाला तक जो हमारा एलिवेटेड रोड बनने वाला है, ग्रीन एलिवेटेड रोड, और इस बीच में 19 साल से लगातार जिस प्रकार से मेरी सरकार के द्वारा वहाँ काम हो रहे हैं, और यहाँ धामी जी द्वारा लगातार जिस प्रकार से देवत्वों को बचाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है, तो जनता में भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यही देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती रहती है। मेरी विधानसभा के में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड फॉरेस्ट से रेंजर्स हो गया, डिप्टी रेंजर हो गया, और हमें बड़ी खुशी की बात है, मेरे साथ मेरी विधानसभा के एक ऑनरेबल कैप्टन गढ़वाल राइफल से आदरणीय रावत जी हमारे साथ जब रिटायर्ड हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपने घर की सारी चीजें संभाली, और लेकिन जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई अब हम जो है भारत माँ की सेवा तो करी भारतीय जनता पार्टी माँ की भी सेवा कर लेते हैं। तो आज आदरणीय रावत जी जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और काफी सैकड़ों के संख्या में लोग जो आए हैं, और ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम अगर शायद विधानसभा में होता तो हजारों के संख्या में लोग आते, लेकिन अभी जो कुछ प्रमुख गण हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत है, प्रधान है, और जो कांग्रेस में रहे या अन्य दलों में रहे या सोशल एक्टिविस्ट रहे, तो जो आज भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन कर रहे हैं विधिवत रूप से। संतोषी जी, पूनम जी, राहुल राउत जी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।